जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आने वाले जीके का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके इन सीरीज में से कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, यानी 1784। आप लोग याद करिएगा, 1784 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन ए में रखा गया है 1773। यह रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ है। 28 दिसंबर 1885 में किसने किया है? तो एयू हामू आप लोग याद करेंगे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन। आप लोग याद करेगा। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर दिशा करते हैं, और बाकी जो ग्रह इनको छोड़कर है वो हमारी पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब ये होगा। एक तो है शुक्र और एक दूसरा भी याद करिएगा, अरुण। ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो बृहस्पति। बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो साथियों, वसा को पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। देखिए, ऑप्शन ए में रखा गया है टाइलिन। ये पूछा जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप लोग याद करेंगे, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। और प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये सारे ही अग्नाशय से, हमारे शरीर के अग्नाशय अंग से निकलता है। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4 नंबर, इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो साथियों, इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट मेरापी, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। देखिए, हम इंडोनेशिया की राजधानी अब नुसंतारा हो गई है। नुसंतारा, इसकी पहली राजधानी जकार्ता था। नुसंतारा। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी में रखा गया स्ट्रोम्बोली। ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अगर आपसे पूछा जाए किससे कहते हैं, किस ज्वालामुखी को, तो स्ट्रोम्बोली। यह कहाँ पे स्थित है? तो इटली में। और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है वो हमारा है बैरनदीप। कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो साथियों, विश्व भर में, पूरा दुनिया भर में टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया आता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा अफ्रीका से ही गुजरती है, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा भूमध्य रेखा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, किस महाद्वीप में, ध्यान से प्रश्न को सुनिए, किस महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो साथियों, ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे कब किया है? तो 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना। और आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, इन्होंने प्रार्थना समाज का स्थापना किया। काफ़ी चर्चा में रहता है ये भी क्वेश्चन, प्रार्थना समाज का अगर आपसे पूछा जाए किसने किया है, तो आत्माराम पांडुरंग। कब किया है? तो 1867। डेट भी आप लोग याद करेंगे। दयानंद सरस्वती भी जुड़े हुए हैं। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो दयानंद सरस्वती। कब किए हैं? तो 1875। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, पौधों में जाइलम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है? तो साथियों, पौधों में संवहन उत्तक 2 होते हैं। तो जाइलम एक है और एक दूसरा होता है फ्लोएम। आप लोग याद करेंगे इन दोनों को ही।
फ्लोएम और जाइलम दो संवहन ऊतक पौधों में पाया जाता है। तो जाइलम का कार्य है जल का संवहन करना, यानी प्रत्येक तना को जल प्रदान करना। जाइलम, अगर आपसे भोजन या खाद्य पदार्थ अगर आपसे पूछा जाता कि पौधों में कौन जिम्मेदार है, तो हमारा आंसर होता फ्लोएम। आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, अगर अर्धचालक है तो उसको अगर गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध घटेगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है चलेगी अब धीरे धीरे। यानी देखिए, धातु और अधातु में दोनों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्वतः ही चलते रहते हैं, लेकिन अधातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसको आप जब गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध कम होता है और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे चलने लगता है। तो आप लोग याद करेंगे अर्धचालक जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 9 नंबर, अनायमुडी किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा अनामलाई। आप लोग याद करेंगे ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई आप लोग याद करेंगे 2696 इसकी ऊंचाई है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। तो साथियों, राज्यपाल अगर आपको बनना है तो आपका न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। और कौन इसको नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। आप लोग याद करेंगे राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। देखिए, ऑप्शन बी में रखा गया 25 वर्ष, ये पीएम बनने के लिए, यानी अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है राज्यसभा, तो आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। और ऑप्शन डी में रखा गया 45, ये लोकपाल बनने के लिए उम्र आपका चाहिए कम से कम। अगर आप 45 वर्ष के हैं तो लोकपाल बन सकते हैं। इस समय वर्तमान में भारत का लोकपाल कौन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो साथियों, भारत की प्रथम महिला गुलाम वंश की एक शासक थी, रजिया सुल्ताना। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। किसकी बेटी थी तो ये इल्तुतमिश। आप लोग याद करेंगे इल्तुतमिश की यह बेटी थी। जैसे इसने कब तक शासन किया है, तो 1236 से 1240 इसका कार्यकाल जरूर आप लोग याद करेगा। पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान कितने वर्ष शासन की थी, तो 1236 से 1240 तक की है। आप लोग याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शक संवत की शुरुआत किस शासक ने किया था। देखिए, जिस ऑप्शन से अगर आपको जानकारी देना होगा जरूर हम देंगे, पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों, शक संवत की शुरुआत कनिष्क, कुषाण वंश का एक महान शासक है कनिष्क। यानी इसका आंसर हमारा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया है, तो 78 ईस्वी। आप लोग याद करेगा। ये भारत अभी भी इसको चला रहा है, ग्रेगियन कैलेंडर जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक किस क्षेत्र का योगदान है। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक क्षेत्र का योगदान हमारा तीसरा सेक्टर है। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए, तीसरे नंबर सेक्टर में क्या क्या आते हैं, जैसे में परिवहन, बैंक, होटल और जो भी ऑनलाइन की व्यवस्था है, जैसे कोई भी दुकान, एटीएम बूथ है, ये सब तृतीय सेक्टर के हैं। द्वितीय सेक्टर में आ जाएंगे उद्योग, कोई भी उद्योग ले लीजिए, ये हमारा द्वितीय सेक्टर में आ जाएंगे। और प्रथम सेक्टर में कृषि है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे कहते हैं, तो हमारा कृषि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ से पूछा गया है आपको किस सेक्टर का सबसे अधिक योगदान है, तो तृतीय सेक्टर, इसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आप लोग याद करिएगा। और देखिए, इस समय भारत जो है विश्व भर में 5वीं नंबर पर अर्थव्यवस्था है। सबसे 5वीं आप लोग याद करिएगा। पहले नंबर पे अमेरिका है और 5वीं नंबर पे किसका है, भारत का हमारा स्थान है अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14 नंबर, निम्न में कौन सा एक जायदा की फसल है। देखिए, आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा खरबूज। खरबूज जो है जायदा का फसल है। आप लोग को बताना है जायदा की फसल कब बोई जाती है। देखिए, यहाँ पे हम आपको खरीफ और रबी के दोनों को बता रहे हैं। देखिए, खरीफ की जो फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है, ध्यान दीजिएगा। खरीफ की जो फसल है जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जिसमें धान है, बाजरा है, ये सब हमारा खरीफ की फसल है। और रबी की फसल है जो
जनवरी फरवरी में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे में गेहूँ, चना, जौ, सरसों ये सब रबी की फसल है। आप लोग को बताना है खरबूज की फसल किस महीने में बोई जाती है और इसका कब काटा जाता है, यानी कब इसको लिया जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस नदी को उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यानी आप लोग को बताना है जो नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पे उसको भागीरथी के नाम से जानते हैं, वो कौन सी नदी है। इजी सा प्रश्न होगा। देखिए इसका हमारा सही आंसर ये हो जाएगा भागीरथी यानी गंगा। गंगा को हम लोग जहाँ पे निकलती है गंगोत्री से, हिमालय से, वहाँ हम लोग गंगा के नाम भागीरथी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जब देवप्रयाग में आ जाती है, हरिद्वार में, यहाँ पे मिलकर ये दोनों नदियाँ अब गंगा बन जाती है। आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा 16 नंबर, कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थक मूल्य कौन लागू करता है। तो साथियों इसे हम लोग इंग्लिश में एमएसपी कहेंगे, यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य। कोई भी अगर आपका गेहूं है, धान है, इसका सरकार एक रेट तय करती है कि हम इतना पे ही लेंगे, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, कृषि लागत मूल्य। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1965 आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 17 नंबर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत में इस समय कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें बांटी गई है। ये जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है। तो देखिए सबसे अधिक अगर जनसंख्या वाला देखा जाए भारत का राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे अधिक लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें है। तो इसका हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, यानी 80 लोकसभा और राज्यसभा की 31 है। और ऑप्शन बी में जो दिख रहा होगा, जैसे प्रत्येक राज्य में लोकसभा और राज्यसभा भी होती है सीटें केंद्र का, तो उसी तरह प्रत्येक राज्य का विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, विधानसभा प्रत्येक राज्य में है। तो विधान सभा की जो सीटें है उत्तर प्रदेश की 403 और विधान परिषद की सीटें है जो 100। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 18 नंबर, संविधान का 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। यानी जो संविधान बन चुका है उसमें कभी ना कभी संशोधन होता रहता है कि कोई नया नियम लाना होता है। तो 103वां जो संशोधन हुआ है वो किससे संबंधित है, आप लोग को बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। ओबीसी वर्ग के लिए 27% का आरक्षण दिया गया है इसमें, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, निम्न में कौन सा विकल्प राज्य सूची से संबंधित नहीं है। तो साथियों इनमें से हमारा सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा वन जो है समवर्ती सूची का एक विषय है, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा राज्य सूची है क्या। राज्य सूची जैसे में अगर आप देखेंगे संविधान के 12 अनुसूचियों में टोटल, जो संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, पहले अनुसूची में केंद्र और राज्य के बारे में बताया गया है। दूसरा जो अनुसूची है उसमें जो भी भारत के पदाधिकारी हैं उनका वेतन के बारे में बताया गया है। और तीसरा में शपथ ग्रहण। चौथा में अगर आप देखेंगे तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। पाँचवा में अनारक्षित सूची जो है उसके लिए बताया गया है। और छठवां जो है एक विधान परिषद असम, मेघालय, त्रिपुरा के लिए बताया गया है। और सातवां सूची अगर आप जाएंगे तो सातवां अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए जो समवर्ती सूची होती है वो केंद्र और राज्य उस पर दोनों नियम लगा सकता है। तो वन जो है इसमें केंद्र भी हस्तक्षेप कर सकता है और राज्य भी। तो हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। जैसे में रेलवे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी में रखा गया है, तो रेलवे जो है केंद्र सूची का है, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कि हाँ ये नियम लागू करिए तो वो नियम लागू करिए। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है। क्या है, तो अशोक स्तंभ आप लोग याद करेंगे। इसको कब अपनाया गया था, तो हमारा इसका सही आंसर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आप सभी लोग बताएं भारतीय झंडे को कब अपनाया गया है। जो झंडा है हमारा तिरंगा, इसकी अगर आपसे पूछा जाए तिरंगे की लंबाई चौड़ाई तो 3:2 आप लोग याद करेंगे। इसको कब अपनाया गया है संविधान सभा द्वारा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है।
तो साथियों जो अल्जाइमर रोग है मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए मानव मस्तिष्क का वजन 1450 ग्राम, आप लोग याद करेंगे मानव मस्तिष्क का वजन। अगला क्वेश्चन होगा 22 नंबर, निम्नलिखित में गलत सूत्र का पहचान करें। तो साथियों इसमें से गलत हमारा कोई नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, कोई गलत नहीं है। देखिए एल्केन, ये केमिस्ट्री से प्रश्न बना हुआ है। एल्केन इसका सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्काइन CnH2n और एल्कीन जो होता है CnH2n, यानी इसका हमारा कोई गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन होगा 23 नंबर, सूरज कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में होता है। तो साथियों सूरज कुंड मेला काफ़ी चर्चित मेला है, तो यह आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में होता है, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, हरियाणा। आप सभी लोग बताएं वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए हरियाणा की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो चंडीगढ़, आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी लोग इस प्रश्न का आंसर ओम दिए होंगे, लेकिन आप बिल्कुल गलत जवाब दिए हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा प्रतिरोध का क्या होता है एसआई मात्रक, तो हमारा ओम सही जवाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने पूछा है आपसे प्रतिरोधकता, बी इसका हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र में समान अवसर किस अनुच्छेद में बताया गया है। यानी जो भी भारत में नौकरियां मिलेंगी, सरकारी संस्था पे जो भी आएगी सरकारी नौकरी, उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी होगा, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि समाज जो भी सार्वजनिक समान अवसर होंगे, प्रत्येक भारतीय को समान अवसर दिया जाएगा। ऑप्शन ए दिख रहा होगा, ये किसी भी धर्म एवं जाति के आधार पर किसी पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 15 में बताया गया है। आर्टिकल 17 देखा जाए तो छुआछूत का विरोध हुआ इसमें, और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं रख सकता है शिक्षा को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कुचिपुड़ी किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा, कुचिपुड़ी। आप सभी लोग बताएं कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये रामसर साइट में इसको शामिल कर दिया गया है, तो इसका हमारा सही आंसर सी था, आप लोग याद करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसके मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है, आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में रखा गया है 8 मई, ये विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस आप लोग याद करेंगे इसको। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। और 12 नवंबर को निमोनिया दिवस, आप लोग याद करेंगे, यानी इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, रेत की समाधि किसकी एक रचना है। तो साथियों रेत की समाधि ये इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज भी मिल चुका है 2022 में इस रचना के लिए, ये गीतांजलि श्री, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, गीतांजलि श्री की यह एक रचना है, ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं, ये उत्तर प्रदेश की राज्य की हैं गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, और यह हमारा लास्ट प्रश्न होगा, उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो साथियों उबेर कप का संबंध बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन आप इससे समझ सकते हैं, यानी 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, उबेर कप। देखिए यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को पूरा किया और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है,
देश में एक दिन की मुख्यमंत्री बनने वाली बालिका कौन है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।